नमस्कार, मैं रविश कुमार। राजनीति हमेशा बड़ी खबर देती है क्योंकि उसमें मेहनत नहीं होती। नेताओं के अरमान से जुड़ी खबरों की बात हम आगे करेंगे, लेकिन पहले जनता के अरमान से जुड़ी खबर की बात कर ली जाए। पेट्रोल की कीमतों पर बात नहीं करने से कीमतें कम नहीं होती हैं। अगर ये सच है तो फिर यह भी सच है कि बात करने से भी कीमतें कम नहीं होती हैं। पिछले कई महीनों से भारत की जनता ने 100 रुपए लीटर पेट्रोल खरीदकर दिखा दिया है कि जिस विकास में उसकी भागीदारी का पता नहीं, उस विकास के लिए वह अपना विकास रोककर 100 रुपए लीटर पेट्रोल खरीदे जा रही है। विकास से जनता का विकास भले ना होता हो, लेकिन जनता से विकास का विकास हो सकता है। इसे ऐसे समझें, जनता का विकास बंद है, लेकिन जनता ने विकास का विकास बंद नहीं किया है। विकास हुआ होता तो आज 80 करोड़ लोग गरीब कल्याण योजना पर आश्रित नहीं होते। कायदे से इन्हें इस गरीबी से बाहर आ जाना चाहिए था, क्योंकि विकास हो रहा था। तमाम तरह की रिपोर्ट है कि असमानता बढ़ रही है, जिसका सिंपल मतलब है कि ज्यादा से ज्यादा लोग गरीब हो रहे हैं और कम से कम लोग अमीर से अमीरतम हुए जा रहे हैं। ऑक्सफैम की रिपोर्ट है कि भारत में 10% अमीर लोगों के पास राष्ट्रीय संपदा का 77% है। 2017 में भारत में जो संपत्तियां निर्मित हुई हैं उसका 73% 1% लोगों के पास चला गया। तभी तो 136 करोड़ की आबादी वाले भारत में 80 करोड़ लोग यानी 59% लोग प्रधानमंत्री की तस्वीर वाला झोला लेकर खुश हैं कि मुफ्त अनाज के साथ कुछ तो नया मिला। ऑक्सफैम की रिपोर्ट के अनुसार अगर गांव में कोई दिहाड़ी करने वाला सोचता है कि वह टेक्सटाइल कंपनी के सीईओ के बराबर कमाने लगेगा, बिल्कुल कमा सकता है। बस वहां तक पहुंचने में 941 साल लग जाएंगे। हर साल महंगे इलाज के कारण 6 करोड़ से अधिक लोग भारत में गरीबी में चले जाते हैं। हर सेकंड 2 लोग गरीब हो जाते हैं इलाज के कारण। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि ऐसी चीजें कवर ना की जाए मीडिया के द्वारा, ताकि लोगों का यह भ्रम बना रहे कि विकास से उनका विकास हो रहा है। अब इसकी जगह एक नया भ्रम लॉन्च हो गया है। विकास से लोगों का विकास होगा, लेकिन पहले लोगों को विकास का विकास करना होगा। कैसे, बताता हूं। पटना के लोग भी 103 रुपए लीटर पेट्रोल खरीदे जा रहे हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार बिहार के लोग एक दिन में 126 रुपए कमाते हैं। बिहार वालों की साल की औसत कमाई, जिसे प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम कहते हैं, वो 46,292 रुपए है। प्रति व्यक्ति आय के मामले में बिहार देश में सबसे नीचे है, पीछे है। हबीब ने पटना के लोगों से पूछा कि आप इतने दिनों से 100 रुपए लीटर पेट्रोल खरीद रहे हैं, क्या अब भी आप मानते हैं कि देश से कहा गया है कि विकास होगा तो आपकी जेब में पैसा आएगा, लेकिन यहां तो आप अपनी जेब से विकास को पैसा दिए जा रहे हैं। क्या आपका विकास हुआ? आज पेट्रोल का दाम जो है 105 रुपये के आसपास हो गया बिहार में। अब विकास के नाम पे तो लोग खरीद रहे हैं पेट्रोल, पैसा दे रहे हैं कि विकास होगा। अब विकास के नाम पे कहीं पे भी कोई भी डेवलपमेंट कुछ भी नहीं है यहाँ, और हर आदमी परेशान है। कहीं से भी किसी भी तरह से देखा जाए तो कोई विकास नहीं है। विकास तो जब 70 रुपये था तब भी हो रहा था देश का विकास, और 104 रुपये है तब अब कौन सा विकास हो रहा है। महंगाई इतना बढ़ गया है, लोगों का आमदनी घट गया, उस पर से ये पेट्रोल का है। तो इस बारे में क्या कहा जाए? सरकार को कुछ इस बारे में सोचना चाहिए, पेट्रोल का दाम कैसे कम हो। आए दिन महंगाई बढ़ते जा रही है और लोगों का कमाई घट रहा है। क्या हो रहा है? विकास विकास है या लूट मचा हुआ है, ये तो हमको समझ ही में नहीं आ रहा है। आज आदमी लोग साइकिल से चल रहे हैं। हम लोग के साथ क्या मजबूरी है, हम लोग ये जान रहे हैं ना। पब्लिक लोग, सारा लोग तरसता है, पूरे भारत की जनता तरसता है। पेट्रोल का तेल निकाल दिया हम लोगों का। एक तरफ खाने का सरसों का तेल अलग दाम है, इधर पेट्रोल का अलग दाम है, डीजल का। लोग जो 2-3 टाइम खाते तभी एक टाइम खाना खाते हैं। एक टाइम भी बहुत मुश्किल से उनको भोजन मिल रहा है। दिनचर्या लोगों की गड़बड़ा गई है, सारे लोग त्रस्त हैं। एक भी पब्लिक अगर कह देते इस फैसले से हम खुश हैं, तो आपके मीडिया पर जाने जो आप कहिएगा, हम रेडी रहेंगे एनी टाइम। कोई भी एक पब्लिक कर देता खुश है। वही 35 रुपये बैरल तेल लेकर यही नेपाल 50 रुपये बेच रहा है। आपका छोटा स्टेट हो गया, और वही 35 आपसे पेट्रोल लेकर वो 35 रुपये 50-52 रुपये बेच रहा है। इंडिया में 35 रुपये आए, आखिर में क्यों 107 रुपये पेट्रोल बेच रहा है? ये सोचने की हम सबको सोचने की ज़रूरत है। नहीं तो सरकार तो जो आएगा मनचाहा कर रहा है। हम लोग एक्सेप्ट कर रही है, हम लोग के बुज़दिली है। सबसे बड़ी बात हम लोग की कमियां हैं।
और कुछ है नहीं, क्योंकि हम जब बुद्धिल हो जाते कोई भी सत्ताधारी आके हम लोग को बेवकूफ़ बनाते ही रहेगा। मुंबई के लोग तो मई के महीने से 100 रुपए लीटर से अधिक पेट्रोल खरीद रहे हैं। आज तो मुंबई में 107 रुपए 47 पैसे लीटर पेट्रोल है। दिल्ली में जुलाई के महीने में पेट्रोल का भाव 100 रुपए लीटर हुआ था, आज 101 रुपए 39 पैसे लीटर है। दिल्ली में किन्हीं अज्ञात कारणों से 2 महीने तक पेट्रोल के दाम नहीं बढ़े, लेकिन आज मंगलवार को 20 पैसा बढ़ गया। पिछले 5 दिनों में डीजल के दाम 4 बार बढ़ चुके हैं दिल्ली में। मंगलवार को दिल्ली में डीजल 75 पैसे महंगा हो गया। दिल्ली में डीजल 79 रुपए 57 पैसे लीटर है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दामों में तेजी से वृद्धि आई है। 4 महीने में $70 प्रति बैरल से बढ़कर $80 प्रति बैरल हो गया है। कहा जा रहा है कि और बढ़ेगा। 2012 में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल का भाव $100 प्रति बैरल से भी अधिक था। तब तो पेट्रोल 100 रुपए लीटर नहीं हुआ, 73 रुपया ही था, लेकिन जनता सड़कों पर उतर आई थी। तो सर हर महीने में तो देखता रहता हूँ, बढ़ते ही रहते हैं कुछ ना कुछ। अच्छा, परेशान इतने हैं बहुत ज़्यादा। तो अब आदत पड़ गई है या फिर तनख्वाह बढ़ गई है आपकी? तनख्वाह तो कुछ नहीं है, तनख्वाह तो वही है। हाँ। पेट्रोल के रेट बढ़ गए, पेट्रोल के क्या सारी चीज़ों के रेट बढ़ गए। अरे मजबूरी है सर, ना तनख्वाह बढ़ी है, तनख्वाह में बल्कि और कटौती हुई है। अच्छा, क्या कोरोना के दौरान में? और क्या, मालिकों ने ये कह दिया भाई इतना पैसा दे सकते हैं, इतने में आप भी खर्चा चलाओ, हम भी चला रहे हैं। कभी आपके मन में ये ख्याल आया कि महंगा पेट्रोल देश के लिए खरीद रहे हैं, विकास होगा, पैसा हमारी जेब में आएगा? विकास कहाँ होगा सर, इसका कुछ पता नहीं है, लेकिन विनाश कर रहे हैं जरूर। जी बिल्कुल, मतलब पैसा आने की बजाय आपकी जेब से निकल रहा है उल्टा ये तो। और क्या सर, जो जिसके पास जो कुछ रखा हुआ था वो भी खर्चा कर दिया। अब लोगों के भूखों मरने की नौबत सी आ गई है। क्या मन में कभी आपके ख्याल आया कि जो महंगा पेट्रोल आप खरीद रहे हैं वो देश के विकास के लिए खरीद रहे हैं? ना कोई विकास वगैरह कुछ नहीं हो रहा जी। अब कोई विकास वगैरह कुछ नहीं हो रहा। विकास में ही कहा गया कि विकास होगा, आपकी जेब में पैसा आएगा। ना पहले तो कह रहे थे कि मतलब 15-15 लाख रुपए आएंगे, कहाँ गए? 15 रुपए नहीं आए। विकास होता नहीं दिख रहा जी, काहे का विकास है? मैंने तो बल्कि पेट्रोल के साथ अब एक सीएनजी गाड़ी अलग से ऑप्ट कर लिया है कि जहाँ दूर जाना है सीएनजी गाड़ी पे जाता हूँ मैं। जेब तो खाली होती है, बहुत खाली होती है, लेकिन अब चूंकि मुझे अपने बच्चे को वैक्सीनेशन दिलाने के लिए लेके जाना है। हाँ। तो मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट से उसको लेके जा नहीं सकती हूँ। हाँ, ठीक है, तो बस मजबूरी में गाड़ी निकाला है। तो बस मैं जानना चाहता कैसे मतलब इस महंगाई का या महंगे पेट्रोल का सामना हो रहा है? बहुत बुरी तरीके से सामना हो रहा है। बस ये लगा लीजिए कि बस मजबूरी है। जब घर से बाहर ही नहीं निकलना हो पा रहा है इस लॉकडाउन में, तो क्या ही विकास महसूस होगा और क्या ही विकास का एहसास होगा। ठीक है, तो न महसूस हो रहा है ना एहसास हो रहा है, कुछ भी नहीं है। बस एक सेंसलेस कंडीशन में हम लोग हैं और सब लोग ही हैं, कोई कह रहा है कोई नहीं कह रहा है। नहीं जी, आदत नहीं पड़ी थी, मजबूरी है, कहीं जाना पड़ता है जिंदगी मौत में, तो जब डलवाना ही पड़ता, नहीं गाड़ियाँ ऐसे खड़ी रहती हैं। अब भी मैंने 2 महीने में गाड़ी निकाली है आज भी। अच्छा जी, पेट्रोल की वजह से ही। पहले चलते थे, घूमते फिरते थे, कभी जाते थे, अब परेशानी बढ़ जाती है। कैसे मतलब इतने महंगे पेट्रोल महंगाई का कैसे सामना कर रहे हैं आप? बस जी, महंगाई के क्या सामने कर रहे हैं, गाड़ी भी घोड़ा भी, साइकिल खरीदी है, अब साइकिल से चलते हैं ज़्यादा, लोकल में मार्केट करते हैं, चांदनी चौक में जाते हैं मार्केट कर, साइकिल से जाते हैं जी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक बार तो कह दिया कि दाम कम नहीं होंगे, क्योंकि यूपीए सरकार ने तेल का दाम घटाने के बदले 1,44,000 करोड़ रुपए का ऑयल बॉन्ड खरीदा था, जिसका पैसा और ब्याज मौजूदा सरकार चुका रही है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में इसे खूब घुमाया गया और बहुत लोग इसे सच मानते भी हैं। डेक्कन हेरल्ड अखबार में विवेक कौल ने अपने लेख में बताया है कि किस तरह पेट्रोल और डीजल से सरकार की कमाई कई गुना बढ़ चुकी है, बढ़ती जा रही है, बल्कि यूपीए के ऑयल बॉन्ड से कहीं ज्यादा हो चुकी है। विवेक कौल ने लिखा है कि अप्रैल 2015 से मार्च 2021 के बीच केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर लगने वाले उत्पाद शुल्क से, एक्साइज ड्यूटी से 13,70,000 करोड़ रुपए कमाए हैं। ज्यादातर कमाई हाल के वर्षों की है। अक्टूबर 2014 में पेट्रोल पर 9 रुपए 48 पैसा उत्पाद शुल्क लगता था, अब 32 रुपए 90 पैसे लगते हैं। यह 250% की वृद्धि है। डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में तो 800% की वृद्धि है। इस साल केवल 3 महीने में केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल से 94,181 करोड़ रुपए कमाए हैं। ऑयल बॉन्ड वाली बात को अगर मीडिया
पहले पन्ने पर प्रमुखता से छाप देता तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले अंकिलों को समझ में आ जाता। जो सरकार अपने कर्ज पर कई लाख करोड़ रुपए के ब्याज देती है, वो ऑयल बॉन्ड के ब्याज का 10,000 करोड़ नहीं दे सकती, जबकि पेट्रोल और डीजल से उसकी कमाई अभी तक 13 लाख करोड़ से अधिक की हो चुकी है। सिर्फ इस साल पेट्रोल डीजल पर लगने वाले टैक्स से 3.25 लाख करोड़ की कमाई हुई है, संसद में सरकार ने बताया है। अब आप विकास का खेल समझिए। सरकार कहती है विकास तभी होगा जब अच्छी सड़कें बनेंगी। बात भी सही है, सड़क अच्छी बने इसलिए जब भी आप पेट्रोल और डीजल भराएंगे, रोड और इंफ्रा सेस देते हैं, देना ही पड़ेगा। इस पैसे से सड़क जब बन जाती तब मंत्री जी सीन में आते, कहते हैं अगर आपको अच्छी सड़क चाहिए तो टोल देना ही होगा। तब आप रोड और इंफ्रा का सेस भी देते हैं, टोल भी देते हैं, और कार और बाइक खरीदते हैं तो उस पर रोड टैक्स भी देते हैं। कभी आपको लगा कि आप रोड के लिए कमा रहे हैं, रोड के लिए जिए जा रहे हैं? नहीं लगा, क्योंकि आप ही तो हैं जो अपना विकास रोककर सड़कों का विकास कर रहे हैं। वैसे दिल्ली मेरठ हाईवे के एक हिस्से पर तो बाइक वालों को जाने से रोक दिया गया है, जबकि बाइक खरीदते वक्त रोड टैक्स और तेल भराते समय रोड और इंफ्रा टैक्स वे भी देते हैं। तो आप विकास के लिए पैसे देते हुए विकास से बाहर भी किए जा सकते हैं। डू यू गेट माई पॉइंट? उम्मीद है आप अपने मोहल्ले की गड्ढे वाली सड़क की तस्वीर मुझे नहीं भेजेंगे। टोल देते रहेंगे ताकि विकास होता रहे। आप नहीं देंगे तो विकास का विकास नहीं होगा। 100 रुपए लीटर भराते रहिए। कहने की बात है कि विकास आपके विकास के लिए है, लेकिन सामने की बात है कि आप विकास के लिए हैं, विकास आपके लिए नहीं। डेटा तो ऐसा नहीं कहता कि आपकी कमाई बढ़ गई है, उल्टा बैंकों में बचत का ब्याज कम होने से कमाई घट रही है, सीनियर सिटीजन की भी और तमाम दूसरे सिटीजन की भी। जब जीएसटी लागू हुआ था तो पेट्रोलियम गुड्स को और लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन को बाहर रखा गया था, क्योंकि सबको डर था कि टैक्स रेवेन्यू कम आएगा, और क्योंकि यहाँ से बहुत टैक्स आता है पेट्रोलियम गुड्स से और लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन से, तो सोचा गया था कि यहाँ पे फेरबदल करके हम कर लेंगे। तो जब पैंडेमिक आया तो रिसोर्सेज कम हुए, तो इसलिए फिर जो इसका इस्तेमाल किया, स्टेट्स ने अपना वैट बढ़ाया, सेंटर ने अपना एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दिया, और जब वो अभी टैक्स कलेक्शन खूब अच्छा भी हो गया इस सेंटर का, तो कम नहीं कर रहे हैं। तो अगर वो कम करेंगे जो सेंटर वाले, तो उससे फिर जो रिसोर्सेज जो है वो वहाँ से डायरेक्ट टैक्स से आएंगे और यहाँ पे कम किए जा सकते हैं। तो अभी सेंटर ने जो किया है कि वो एक खेल खेल रहा है कि अभी स्टेट्स हैं वो नहीं मान रहे। तो स्टेट्स तो इसलिए नहीं मान रहे क्योंकि उनका सिचुएशन जो रिसोर्सेज का है वो ज़्यादा कमज़ोर होता है। सेंटर के पास तो बहुत सारे टैक्स के रिसोर्सेज होते हैं, वो कॉर्पोरेशन टैक्स भी लेता है, इनकम टैक्स भी लेता है, कस्टम ड्यूटी भी लेता है, तो उसके पास ज़्यादा रिसोर्सेज हैं, वो ज़्यादा अपना फिजिकल डेफिसिट भी बढ़ा सकता है। स्टेट्स के ऊपर तो बंदिश है कि वो 3% भी रख सकता है, तो सेंटर तो अपना फिजिकल डेफिसिट और ज़्यादा 3% से बढ़ा के वो 6%, 9% भी कर सकता है। तो इसलिए सेंटर के पास रिसोर्सेज हैं, तो अगर सेंटर चाहे तो वो कम कर सकता है, पर स्टेट्स अपने आप से नहीं कर सकते। ये बात ज़रूर है कि जो सेंटर टैक्स उठाता है उसका 42% स्टेट्स को जाता है, पर यहाँ पे उन्होंने सेंटर ने बड़ी चालाकी से तो अपना एक्साइज ड्यूटी बढ़ाया तो वो सेस के द्वारा बढ़ा दिया। अब सेस का जो हिस्सा है वो जाता नहीं है स्टेट्स के पास, तो स्टेट्स को दोहरी मार पड़ गई। एक तरफ जो रिसोर्स मिलना चाहिए था सेंटर से वो भी उतना नहीं मिल रहा, और उनका बाकी रिसोर्स जो है वो भी कम है। तो इसलिए कुल मिला के जो अभी स्थिति है वो ये है कि सेंटर चाहे तो घटा सकता है, क्योंकि इस समय उनका डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 74% बढ़ा है। जो निर्मला सीतारमण जी ने कल बोला कि उनका जो डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन बहुत अच्छा बढ़ रहा है, तो अगर इतना अच्छा बढ़ रहा है तो ये काट सकते हैं अपना एक्साइज ड्यूटी, तो उससे जो फायदा हो जाएगा। और जीएसटी में लाने का मतलब है सबकी मंजूरी होना चाहिए। अब कई स्टेट्स है वो घबरा रहे हैं कि वैसे उनका रिसोर्स कम है और उनके ऊपर बर्डन ज्यादा है, क्योंकि सारा जो सोशल सेक्टर है उसका बर्डन उनके ऊपर होता है, वो चाहे स्वास्थ्य का हो, चाहे शिक्षा का हो, रोजगार पैदा करने का हो। तो कुल मिला के स्टेट्स का खर्चा भी ज्यादा है, रिसोर्स कम है, तो उनके लिए ये करना मुश्किल होगा, जबकि सेंटर के लिए करना ज्यादा आसान है, क्योंकि उनका डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन भी अच्छा बढ़ गया है, उनके ऊपर उतना भार नहीं है और फिस्कल डेफिसिट भी बढ़ा सकते हैं। इस तरह आप कभी जीएसटी, कभी टैक्स, कभी अंतर्राष्ट्रीय कारणों के नाम पर शटल कॉर्क की तरह ढल गया दिन ढल गई शाम, जाने दो जाना है गाते रहते हैं और 100 रुपया लीटर पेट्रोल भराते रहते हैं। टैक्स किस खाते में डाला जाए इसका हल नहीं,
लेकिन आपकी जेब को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं। आपकी जेब एक ही है और उसी से आप 100 रुपया लीटर पेट्रोल खरीदे जा रहे हैं। इंडियन ने फाइबर का एक नया सिलेंडर लॉन्च किया है जिसका वजन 10 किलोग्राम है। पहले 14.2 किलोग्राम और 5 किलोग्राम का सिलेंडर आता था, लेकिन नए वजन में नया सिलेंडर लॉन्च हुआ है। 10 किलोग्राम सिलेंडर की कीमत 692 रुपये 50 पैसे है, करीब 700 समझिए। 14.2 किलोग्राम वाला सिलेंडर तो कई जगहों पर 1000 रुपए के करीब पहुंच गया। कहीं ऐसा तो नहीं कि शैम्पू और तेल की तरह सिलेंडर का यह पाउच संस्करण है। जिस तरह से 200 रुपए किलो सरसों तेल होने पर लोग 250 ग्राम की शीशी खरीदने लगे, उसी तरह 14.2 किलोग्राम की जगह 10 किलोग्राम का सिलेंडर 692 रुपए में दिया जा रहा है। दोनों ही सिलेंडरों में रसोई गैस की प्रति किलोग्राम कीमत एक ही है, तो आपको सस्ता कुछ नहीं मिलेगा। इस नए सिलेंडर के लिए नया कनेक्शन लेना होगा, जिसके लिए 3,350 रुपए अलग से देने होंगे। पुराने ग्राहक भी बदलवा सकते हैं। ऐसा यही विकास का विजुअल मॉडल है, दृश्य मॉडल। रेल का किराया बढ़ा दो, सुविधाएं घटा दो, लेकिन स्टेशन को 5 स्टार की तरह चमकदार बना दो। लोग स्टेशन की चमक देखकर अभिभूत हो जाएंगे, किराए का दर्द भूल जाएंगे। इंडियन ऑयल की साइट पर भी यही बात लिखी है। इन्हें सुंदर बनाया गया है ताकि देखने में अपील करें, विजुअली अपीलिंग। इन्हें आधुनिक रसोई के लिए आदर्श रूप दिया गया है, ऐसा लिखा है। मुझे पूरा भरोसा है कि लोग 1000 रुपए की कीमत भूलकर इसकी चमक को ही विकास मान बैठेंगे। विजुअली अपीलिंग ही विकास का नया चेहरा है। इसलिए इमारतें भव्य बनाई जा रही हैं, स्मारक भव्य हो रहे हैं, ताकि जिन्हें रोजगार नहीं मिला ना मिलेगा, उन्हें भी लगे कि विकास हुआ है, क्योंकि बिल्डिंग शानदार बन गई है। अब आते हैं राजनीति की खबरों पर। अगर आप राजनीति में हैं तो नाराज हुआ कीजिए, तभी पता चलेगा कि आपका भाव अपने दल में कितना है, दूसरे दल में कितना है। अक्सर दूसरे दल में जाने वाले नेता खुद को पहले दल से नाराज बताते हैं। आज कैप्टन अमरिंदर सिंह के नाराज होने की खबरें आ रही थी, लेकिन नाराज हो गए नवजोत सिंह सिद्धू। सिद्धू ने पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया। कुछ ही दिन पहले सिद्धू की नाराजगी दूर करने के लिए कांग्रेस ने कैप्टन अमरिंदर सिंह को मुख्यमंत्री पद से हटा दिया। सिद्धू ने ऐसा जता भी दिया कि वे अब नाराज नहीं हैं। जल्दी जल्दी नाराज होने में सिद्धू का जवाब नहीं। बीजेपी से नाराज होकर कांग्रेस में आए और कांग्रेस में नाराज ही रहे। क्या सिद्धू को यह बता दिया गया है कि वे मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार नहीं होंगे? उनके साथ प्रदेश कांग्रेस के कोषाध्यक्ष ने भी इस्तीफा दे दिया है। यह तो स्वाभाविक ही है कि जिसे मुख्यमंत्री बनाया गया है 6 महीने के लिए तो नहीं बनाएगा। फिर पार्टी ने पहली बार दलित मुख्यमंत्री बनाकर संदेश देने का जो शामियाना ताना है, उसका क्या होगा? दूसरों को सेट कर अपना सेट करने वाले अक्सर इस गति के शिकार हो जाते हैं, नाराज के नाराज रह जाते हैं। उधर सिद्धू से नाराज कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि वे पहले से कहते रहे हैं कि सिद्धू स्थिर व्यक्ति नहीं है। कैप्टन भी अपनी नाराजगी का संदेश दिए जा रहे हैं। ट्विटर पर उनके बायोडेटा में कांग्रेस का नाम नहीं। उधर गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री भी कांग्रेस से नाराज होकर चले गए, लेकिन अब सीपीआई से नाराज होकर कन्हैया कांग्रेस में आ गए और बिना किसी नाराजगी के निर्दलीय विधायक जिग्नेश मेवानी भी कांग्रेस में आ गए। कन्हैया इतने नाराज थे कि सीपीआई के दफ्तर से अपना एयर कंडीशन भी निकाल लाए, जिसके टिकट से लोकसभा का चुनाव लड़ा था। अपने पैसे से एसी लगाया भी था तो एसी वहीं छोड़ देते। इसलिए सबक है कि पार्टी ऑफिस में सामान पार्टी का होना चाहिए, नेता का नहीं। इस देश में कुछ लोग, वो सिर्फ लोग नहीं हैं, वो एक सोच है। वो इस देश की सत्ता पे न सिर्फ काबिज हुए हैं, इस देश की चिंतन परंपरा, संस्कृति, इसका मूल्य, इसका इतिहास, इसका वर्तमान और इसका भविष्य खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। इस देश के लाखों करोड़ों नौजवानों को ये लगने लगा है कि अगर कांग्रेस नहीं बचा तो देश नहीं बचेगा। भगत सिंह कहते हैं कि आप व्यक्ति को कुचल सकते हैं, विचारों को नहीं। मॉल में आग लग गया है, दुकान बचाओगे? बस्ती में जब आग लग जाती है ना, बेडरूम की चिंता नहीं करनी चाहिए। इसीलिए हम कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए हैं कि कांग्रेस पार्टी
वो पार्टी है जो गांधी की विरासत को लेकर के आगे चलेगा। जब विपक्ष कमजोर हो जाता है, सत्ता तानाशाही रुख अख्तियार कर लेती है। जो पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है, उस पार्टी को अगर नहीं बचाया गया, अगर बड़े जहाज को नहीं बचाया गया, छोटी छोटी कश्तियां भी नहीं बचेगी। यह जो ऐतिहासिक जिम्मेवारी है, उस जिम्मेवारी से मैं अपना मुंह नहीं मोड़ सकता हूं। ये जो देश में एक वैचारिक संघर्ष छिड़ा है, उस वैचारिक संघर्ष को कांग्रेस पार्टी ही नेतृत्व दे सकती है। मैं अपने आप को ये जब सवाल पूछता हूं कि मेरा फंडामेंटल फॉरमोस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूटी क्या होना चाहिए, तो अंदर से जवाब यही आता है, कुछ भी करके इस मुल्क के संविधान, लोकतंत्र और आइडिया ऑफ इंडिया को बचाना चाहिए। और यदि उसको बचाना है तो मुझे उनके साथ खड़े रहना है जिसने स्वतंत्रता के आंदोलन में न केवल कंट्रीब्यूट किया है, उसको लीड किया है, अंग्रेजों को यहां से खदेड़ कर दिखाया है। और इसीलिए आज मैं इंडियन नेशनल कांग्रेस की इस मंच पर आपके साथ खड़ा हूं। कन्हैया के साथ साथ गुजरात से निर्दलीय विधायक जिग्नेश मेवानी भी कांग्रेस में आने वाले हैं, आ गए हैं। 2017 के चुनाव में जिग्नेश की उम्मीदवारी के समय कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार हटा लिया था। जिग्नेश मेवानी निर्दलीय विधायक रहते हुए भी पूरे देश में दलित मुद्दों को लेकर कई जगहों पर जा चुके हैं और अपना समर्थन दिया है। उनकी एक स्वतंत्र छवि है। उनसे पहले गुजरात से ही हार्दिक पटेल पटेल आंदोलन से निकले थे, लेकिन कांग्रेस में आ गए। ओबीसी नेता अल्पेश ठाकुर भी कांग्रेस में आए थे, लेकिन वे बीजेपी में चले गए। इसलिए आने जाने पर ज्यादा जोर शोर से खबर नहीं करनी चाहिए। पता चला कि बुलेटिन खत्म होने से पहले बंदे ने पार्टी में बदल ली, या जिसे आना था वो नहीं आया। यह जेएनयू के प्रशासनिक भवन के बाहर की तस्वीर है 2016 की, जब कन्हैया तिहाड़ जेल से लौटकर आए। गोदी मीडिया कन्हैया को देशद्रोही साबित कर चुका था और ऐसा तूफान मचाया गया था गोदी मीडिया के जरिए कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए इस वक्त इस मुद्दे से बड़ा कोई दूसरा मुद्दा नहीं, देश रुक जाएगा। लेकिन आज तक वो मुद्दा नहीं निपटा और ना ही देश रुका। अब उसमें किसी की दिलचस्पी नहीं है। इसी वजह से कांग्रेस उस समय कन्हैया से दूरी बनाकर चल रही थी, लेकिन 2019 में कन्हैया का साथ भी देना चाहती थी, मगर गठबंधन में सहमति नहीं बनी। लेकिन कई कारणों से इस वजह से भी कांग्रेस दूर रही। क्या कांग्रेस पहले की तरह अपने भीतर अलग अलग विचारधाराओं का गठबंधन बना रही है, या अलग अलग विचारधाराओं के लोगों को लग रहा है कि राष्ट्रीय मंच के नाम पर कांग्रेस ही एक वैकल्पिक संगठन है? गुजरात से आजादी, गुजरात से आजादी, हम लेकर रहेंगे। जिग्नेश और कन्हैया दोनों ही कई मुद्दों पर अलग राय रखते हैं। उनकी मुखरता क्या कांग्रेस को बदल पाएगी या कांग्रेस उन्हें बदल देगी? उमा शंकर की ये रिपोर्ट कि उनके आने को लेकर क्या क्या हुआ। शहीद भगत सिंह की जयंती के मौके पर दिल्ली के आईटीओ में राहुल गांधी ने भगत सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस मौके पर कन्हैया कुमार और जिग्नेश मेवानी भी मौजूद रहे। फिर कांग्रेस दफ्तर आकर कन्हैया कुमार ने राहुल गांधी के सामने कांग्रेस की सदस्यता ली। कुछ देर बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में कन्हैया ने जब बोलना शुरू किया तो लंबे बोले। इसी दौरान कांग्रेस को बचाने का बयान भी दे डाला। हमको लगता है, और सिर्फ हमको नहीं लगता है, इस देश के लाखों करोड़ों नौजवानों को ये लगने लगा है कि अगर कांग्रेस नहीं बचा तो देश नहीं बचेगा। जेएनयू के छात्र नेता के तौर पर उभरे कन्हैया 2019 में सीपीआई के टिकट पर बेगूसराय से लोकसभा चुनाव लड़े, लेकिन हार गए। कांग्रेस को लगता है कि अच्छे वक्ता होने के नाते बिहार और देश के दूसरे इलाकों में भी वो वोटरों, खासतौर पर युवाओं को आकर्षित कर सकते हैं। इस देश में नौजवानों की संख्या बड़ी तादाद में है और हम चाहते हैं कि जो भी नौजवान मजबूती के साथ अगर पहली लाइन में खड़ा रह सकता है लोगों के लिए, वो प्रदेश में भी काम कर सकता है और देश में भी काम कर सकता है।
गुजरात के दलित समुदाय से आने वाले नेता जिग्नेश मेवाणी ने कहा कि स्वतंत्र विधायक होने के नाते वो अभी औपचारिक तौर पर कांग्रेस की सदस्यता तो नहीं ले सकते, लेकिन कांग्रेस की विचारधारा में उनकी पूरी आस्था है। एक टेक्निकल कारण के चलते मैं फॉर्मली पार्टी इसलिए ज्वाइन नहीं कर सकता क्योंकि मैं एक निर्दलीय विधायक हूं। इफ आई ज्वाइन अ पार्टी आई मे नॉट कंटिन्यू एज एन एमएलए। मेरी पार्टी के सीनियर लीडर से बात हुई, मेरे मतक्षेत्र के साथियों से बात हुई, अपने आप से बात हुई, राहुल जी से बात हुई। बाकी की फॉर्मेलिटी तो आने वाले महीनों में भी हो जाएगी। तो मैं फॉर्मली नहीं लेकिन इस विचार के साथ आज जुड़ चुका हूं और 22 का चुनाव में कांग्रेस के सिंबल से ही लड़ूंगा। बिहार में कांग्रेस आरजेडी की जूनियर पार्टनर है। माना जा रहा है कि कन्हैया कुमार को बिहार में कांग्रेस फिलहाल कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं देगी। अब देखना होगा कि कन्हैया कुमार वहां कांग्रेस की जमीन का कितना पुख्ता विस्तार कर पाते हैं। नई दिल्ली से उमाशंकर सिंह की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। इस बीच जेएनयू विवाद के संदर्भ में उमर खालिद को भी याद करना जरूरी है। जिस घटना से कन्हैया की शुरुआत हुई उसी घटना से उमर खालिद की भी हुई। 1 साल से अधिक समय से उमर खालिद दिल्ली दंगों के आरोप में जेल में बंद हैं। उनके वकील ने पिछली सुनवाई के दौरान क्या कुछ नहीं कहा कि उनके मुवक्किल के खिलाफ कोई ठोस आरोप नहीं है। काफी कुछ बदल रहा है, बस जनता की आर्थिक स्थिति नहीं बदल पा रही है। खैर, विकास के लिए आप आगे आइए और 100 रुपया लीटर पेट्रोल भराते रहिए। देश चलता रहेगा, प्राइम टाइम भी चलता रहेगा। ब्रेक ले लीजिए। अगर आप मानसिक रूप से परेशान हैं तब केंद्र सरकार के टोल फ्री नंबर 1800-599-0019 पर जरूर फोन कीजिए। यह नंबर इंटरनेट पर मिलेगा। यकीन मानिए आपको फायदा होगा। आप तनाव से बाहर निकल पाएंगे। पूजा भारद्वाज की रिपोर्ट से पहले यह बताना बहुत जरूरी है, बताया ही जाना चाहिए। पूजा की रिपोर्ट है कि महामारी के दौरान पिछले साल मुंबई में 121 बुजुर्गों की मौत आत्महत्या के कारण हुई। इससे पता चलता है कि वरिष्ठ नागरिकों पर कितना बुरा प्रभाव पड़ा है। मुंबई में हर दिन 3 लोग आत्महत्या करते हैं। लॉकडाउन का सर्वाधिक असर बुजुर्गों पर पड़ा। सूचना अधिकार कानून आरटीआई से मिली जानकारी से ये जाहिर होता है। 2020 में वरिष्ठ नागरिकों की आत्महत्या के मामलों में 2019 की तुलना में 31% बढ़ोतरी सामने आई है। मुंबई पुलिस से आरटीआई के तहत आरटीआई कार्यकर्ता जितेंद्र घागड़े को मिली जानकारी के अनुसार साल 2019 में जहां 92 बुजुर्गों ने आत्महत्या की थी, वहीं 2020 में 121 बुजुर्गों ने। इनमें बुजुर्ग महिलाओं की आत्महत्या के मामलों में 60% बढ़ोतरी दिखती है, तो वहीं बुजुर्ग पुरुषों की आत्महत्या का आंकड़ा 21% बढ़ा है। साल 2020 में कुल 1282 लोगों ने आत्महत्या की, यानी हर रोज औसतन 3 लोगों ने मौत को गले लगाया, जबकि 2019 में यह आंकड़ा 1229 था। आंकड़े बताते हैं कि लॉकडाउन के दौरान हुए आर्थिक नुकसान, बेरोजगारी आदि से पुरुष ज्यादा मानसिक तौर से परेशान हुए। 18 से 60 साल के पुरुषों में आत्महत्या 14% बढ़ी है। साल 2019 में यह आंकड़ा 715 था, जो 2020 में बढ़कर 816 हो गया। तो वहीं 18 से 60 साल आयु की महिलाओं में आत्महत्या की घटनाओं में 13% की कमी आई है। साल 2019 में 312 महिलाओं ने आत्महत्या की थी। 2020 में यह आंकड़ा घटकर 269 हो गया। वहीं 18 साल से कम उम्र की ऐसी घटनाओं में 13% की कमी आई है। लॉकडाउन का लोगों के मानसिक आरोग्य पर और उनके आर्थिक परिस्थिति पे कितना बुरा असर होगा, इसका सरकार ने बिल्कुल परवाह नहीं की थी और इसी की वजह से जो आत्महत्या की संख्या है उसमें बढ़ोतरी हुई है। जो सीनियर सिटीजन है, ज्येष्ठ नागरिक है, उनकी संख्या में 30% से बढ़ोतरी हुई है और इसका प्रमुख कारण यह है कि जो ज्येष्ठ नागरिक है दूसरों पे डिपेंड रहते हैं और उनकी जो बेसिक सर्विसेज है वो लॉकडाउन में उनको मिल नहीं पाई और उसी के डिप्रेशन में आके बहुत सीनियर सिटीजन्स ने आत्महत्या की है। वैसे मुंबई के साइन हॉस्पिटल के मनोचिकित्सक बताते हैं कि उनके यहाँ रोजाना पहुँच रहे 40 मानसिक रोगियों में 5 बुजुर्ग ही इलाज के लिए आते हैं। हमारे यहाँ साइन अस्पताल में साइकियाट्री डिपार्टमेंट में
रोज़ समझो 40 नए पेशेंट आते हैं, उसमें से 5 60+ रहते हैं। जो कॉमन बीमारी है जिसे हम लोग डिप्रेशन कहते हैं, डिप्रेशन सभी को हो सकता है, बच्चों को हो सकता है और स्त्रियों को, महिलाओं को हो सकता है, पुरुषों को हो सकता है। वैसे सीनियर सिटीज़न को भी डिप्रेशन नाम की बीमारी हो सकती है। तो डिप्रेशन की बीमारी में उदास लगता है, निराश लगता है, खुशी महसूस नहीं होती है और ये बीमारी में बहुत सीवियर डिप्रेशन है तो आत्महत्या के विचार भी आ सकते हैं। कोविड बीमारी से सबसे ज्यादा बुजुर्गों को बचाने की कोशिश रही। सख्त लॉकडाउन और संक्रमण का खतरा कई वरिष्ठों को डिप्रेशन का शिकार बना गया। मुंबई से पूजा भारद्वाज की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए। आप देख रहे थे प्राइम टाइम। नमस्कार।